हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। जैसा कि मैं आपको इससे पहले जो है प्रीवियस ईयर के जो है प्री बोर्ड में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे बोर्ड वाले, मैंने उसका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट जो है इन सभी सारे क्वेश्चंस को मैंने सोल्यूशन का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसे देख लीजिए। अब मैं जो हूँ आपको नेक्स्ट सेक्शन डी के बारे में बताऊंगा। तो सेक्शन डी देखिए क्या कहता है। सेक्शन डी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसका कि 5 मार्क्स के होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुरुआत करते हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mean and median of the following data. यानी एक स्टूडेंट ने क्या किया, नंबर ऑफ कार्स जो है उसने रोड पर 100 पीरियड्स देखा हर एक 3 मिनट में और उसको समराइज किया हुआ है। तो आपको क्या कर रहा है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। यानी इस क्वेश्चन में हमें मीन और मीडियन निकालना है। तो देखिए हमें जो नंबर ऑफ कार्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ कार्स का जो है क्लास इंटरवल 0 से 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, 10 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 14 है, 20 से 30 13 है। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो अब आपको इसका निकालना है मीन। तो चलिए सबसे पहला नंबर दोस्तों, आपको मीन निकालने के लिए देखिए मीन का जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मीन का जो है आपको फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन निकालने के लिए आपको 3 मेथड होते हैं। आप 3 मेथड में से किसी भी मेथड को अप्लाई करके इस डाटा का मीन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से उसी 3 में से एक मेथड, देखिए इसमें आपको ये नहीं बताया गया कि आप उसी मेथड से कीजिए, तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम मीन का फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। मीन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, देखिए मीन जो होता है, मीन की जो फॉर्मूला होती है वह होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी मीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है आपको सिग्मा एफ आई। तो हमें पता करना होगा कि एक्स आई क्या होता है, एफ आई। देखिए आपको एफ आई जो होगा फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया होगा दोस्तों वह हो गया एफ आई। अब हम निकालेंगे पहले एक्स आई। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई मतलब क्लास मार्क्स। तो दोस्तों क्लास मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, तो क्लास मार्क्स जो होता है, जो आपको क्लास इंटरवल दिया होगा उन दोनों क्लास इंटरवल को आप प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो वो होगा क्लास मार्क्स। एक्स आई मतलब क्लास मार्क्स। तो अब देखिए हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों यह है क्लास इंटरवल, उसको प्लस कर लीजिए। तो 0 से 10 दोनों को प्लस कीजिए और उसमें देखिए क्लास मार्क्स हम कैसे निकालते हैं। तो क्लास मार्क्स जो होता है यानी किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 0 प्लस 10 अपॉन 2, यानी 10/2 कीजिएगा तो होगा 5। यानी किसी भी नंबर का क्लास, किसी भी आपको जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसका क्लास मार्क्स कैसे निकालोगे, तो आप क्या करना, जो इंटरवल दिया हुआ है उस दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो। तो 0 + 10 किए 10 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5। उसी तरह आपको 10 और 20 को आप प्लस करोगे होगा 30 में 2 से डिवाइड करोगे तो होगा 15। तो देखिए जब आपको कंटिन्यूअस लगातार हो, आपको क्लास इंटरवल लगातार हो, लगातार का मतलब जहां से शुरू हुआ वहां से खत्म हुआ, इसी तरह से अगर आपको दिया होता है तो उसे आप कंटिन्यूअस कहते हैं। जब कंटिन्यूअस में आपको क्लास इंटरवल ले, आप जब 2 क्लास मार्क्स निकाल लेंगे 2 टेबल का, उसके बाद उस दोनों के बीच में देखना डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो आप क्या कीजिए सभी में 10 जोड़ते जाइए। तो आप इसमें 15 में 10 जोड़िएगा, 25 में 10 जोड़िएगा, 35 में 10 जोड़िएगा, 45 में 10 जोड़िएगा, 55 में 10 जोड़िएगा, 65 में 10 जोड़िएगा, 75। इस तरह से आप क्लास मार्क्स निकाल सकते हो। अब आपके मन में होगा तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो 70 + 80, लास्ट वाला चेक करते हैं। 70 + 80 150 का हाफ कीजिएगा यानी 2 से डिवाइड कीजिएगा 75। ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों, आपको निकल गया एक्स आई मतलब क्लास मार्क्स। अब हमें अगला टर्म क्या फाइंड करना है, देखना एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई, यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी है और आपने जो क्लास मार्क्स निकाला है उस दोनों को आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले 7 × 5, 7 × 5 क्या होगा 35 होगा। फिर 14 × 15 कीजिए, देखिए यहाँ पर इंटू करते हैं, 14 ये हो गया 0, ये हो गया फिर 7 210 हो गया, ठीक है। फिर आप इस दोनों को इंटू कीजिए,
तो 35 जा 65, 32 जा 26 प्लस 6 क्या होगा 325 होगा। मल्टीप्लाई करते रहिएगा। फिर से देखते हैं 13 5 जा 65, 6 हो गया, फिर 13 2 जा 26, ठीक है मल्टीप्लाई। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा 60, 6 बच गया, 12 3 जा 36 प्लस 6 420। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 900, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 605, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 5 जा 75, और ये हो गया 90 प्लस 7 हो गया 975। इस दोनों को इनटू कर लीजिए तो ये होगा 600, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, इन सभी को आप प्लस कर लीजिएगा। तो सिग्मा एफ आई ये प्लस कीजिएगा तो 100 हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है 100 पीरियड्स, तो यानी ये हो गया हमारा पूरा हो गया 100 पीरियड्स हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई वो कैसे निकालोगे, आप इन सभी को प्लस कर लो। प्लस करते हैं 5 5 10 10 10, ये हो गया। अब देखिए एक 1 2 3 4 यानी ये हो गया 20, 2 बच गया, 2 हो गया कैरी, फिर हो गया 7 7 7 to 9 9 to 11 11 11 और 1 12 12 3 15 15 प्लस 2 15 प्लस 2 17, 1 बच गया, 15 21 21 9 30 30 प्लस 4, इन सभी को प्लस कर लीजिए तो हो जाएगा कितना 40। तो 470 आ गया, 4070 आ गया। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं दोस्तों, तो इसका हो गया 4 से 4070, और यह हो गया आपको देखिए वैल्यू निकाल लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 4070 और सिग्मा एफ आई हो गया 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40.7। तो हमारा मीडियन, हमारा मीन निकल गया है। अब दूसरा इसी में हमें निकालना है मीडियन, तो अब हम इसका निकालेंगे मीडियन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब मैं आपको इसका मीडियन बताऊंगा। तो दोस्तों अभी हमने मीन निकालने के लिए सीख लिया। अब हम इसी क्वेश्चन में देखिए दो पार्ट है, एक में था मीन और मीडियन दोनों निकालना है। तो मीन मैंने आपको निकाल दिया, अब मीडियन हम निकालेंगे दोस्तों। इसी टेबल का मीडियन निकालेंगे। पहले हम सबसे पहला नंबर मीडियन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए मीडियन का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यह हमारा फॉर्मूला होता है। हमने मीडियन का फॉर्मूला लिख लिया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो अब हम इनमें सारे वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहला नंबर आपको n जो है, यह जो टोटल हुआ वह हो गया n, तो n आपको दिया हुआ था कितना है 100, तो n आपको पता है 100 हो गया, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होगी उन सभी का जो सम होगा वह होता है आपको n, तो n 100 दिया हुआ है, हमें गिवन है। अब हमें L फाइंड करना पड़ेगा। आपको n पता चल गया, CF आपको पता करना पड़ेगा, F और H। F हमें दिया हुआ ये F हो गया, तो उससे पहले हमें CF फाइंड करना पड़ेगा। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा F है, CF हम जो निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी से ही निकलता है, तो हम फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब हमें गिवन है तो उससे हम कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसका मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहला नंबर जो आपको पहला फ्रीक्वेंसी है उसे आप CF में पहले में लिख देंगे, ठीक है। जब यानी जो 7 है वही यहाँ पर नोट करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अब जो है नेक्स्ट वाले को प्लस करते जाएंगे। तो अब चलिए 7 में 14 को प्लस कर लीजिए, कितना होगा दोस्तों 21 होगा। फिर 21 में 13 को प्लस कर लेंगे तो आपको कितना होगा 34 हो जाएगा। फिर इसी तरह 34 में आप 12 को प्लस कर लीजिए तो कितना होगा 46 होगा। फिर 46 में आप 20 को प्लस, जो आते जाएगा उसके नेक्स्ट आप क्या कीजिएगा फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाइएगा। तो आप क्या कीजिए, अब जो है इसमें देखिए 12 इसको प्लस किए, फिर 20 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 66 होगा। फिर 66 में हम क्या करेंगे, इस 11 को प्लस कर लेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। फिर 77 में आप क्या करो 15 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 92 होगा। और 92 में फिर आप 8 को प्लस कर लो दोस्तों तो यह होगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी का CF फाइंड कर लिया। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ
जो आपका लास्ट, आप कैसे चेक करोगे कि आपका CF सही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है? जो लास्ट की आएगी CF और जो हमारा N है, यानी जो पीरियड्स का जो सम है, वह दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर आपका यह फ्रीक्वेंसी का लास्ट और ये जो सम है आपको फ्रीक्वेंसी, यानी CF का लास्ट और फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा, वह दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, निकाल लिया CF। अब चलिए CF निकालने के बाद अब आपको सभी टर्म को यहाँ पे लिखना है, राइट डाउन करना है। तो राइट डाउन करते हैं। चलिए L क्या होती है, तो आपको L कैसे पता चलोगे? L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है। तो हम लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप सबसे पहले n/2 निकालो। ठीक है, इधर हम जो भी वैल्यू होंगे नोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए n/2 पहले निकालोगे तो n/2 मतलब 100/2। 100/2 आपको कितना होता है दोस्तों? 50 होता है। तो आपको देखना है, CF में देखना है कि 50 से सबसे पहला नंबर जो 50 से अधिक होना चाहिए। तो CF में आप देखिए 50 से अधिक सबसे पहला नंबर कौन है? तो 66 है। 66 है, तो यानी 66 है। तो इसमें जो भी आएंगे नंबर वह जो होंगे, देखिए आपको पहले n/2 निकालना है। n/2 की वैल्यू जो भी आएंगे उससे जस्ट अधिक वाला नंबर आपको CF में खोजना है। तो उससे जस्ट 50 से अधिक वाला नंबर है 66। ठीक है, और भी अधिक है लेकिन सबसे पहला नंबर जो उससे अधिक है 66 है। तो 66 को हम चूज कर लेंगे। उसके बाद उसके हम टेबल में चलेंगे और जो टेबल में चलेंगे क्लास इंटरवल में, उसकी जो लोअर लिमिट होती है वही होती है L। तो यह जो हमारा होगा, इसमें इसको आप कर लो, यह आपको हो गया मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, तो यह हो गया आपको मीडियन क्लास हो गया दोस्तों। और मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वही होती है L। तो यहाँ पर L जो हो गया वह हो गया आपको कितना? 40। तो L हो गया हमारा दोस्तों कितना? 40 हो गए। ठीक है, L हमने लिख दिया ये 40, यानी मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो कहलाती है L हो गई 40। n/2 आपको पता चल गया 50। अब CF क्या होगा? तो जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाला जो होता है वो होता है CF। तो ये जो 46 है दोस्तों, यह हमारा हो गया CF। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, CF हमारा कितना हो गया? 46 हो गया। और F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, या आपको जो है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो यह हो गया हमारा F। तो यह हमारा हो गया F। तो F हमारा जो है दोस्तों वह कितना हो गया? 20 हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे H की। तो H क्या होती है? क्लास साइज। क्लास साइज मतलब जो क्लास इंटरवल है उसके बीच का डिफरेंस। तो उसके बीच में देखिए आप सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का है। तो H हो गया 10। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10। तो अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं दोस्तों। अब देखिए हमारा सबसे पहला नंबर L। L आपने क्या फाइंड किया? देखिए L है हमारा 40 प्लस n/2। n/2 आपको कितना हो गया? n/2 आपने निकाला है 50। 50 रख लेंगे माइनस CF। CF कितना है दोस्तों? आपको 46 है। ठीक है, और आपको देखिए F। F आपको क्या है? F आपको 20 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 इंटू आपको H, जो बीच में जो डिफरेंस है क्लास साइज जिसको बोलते हैं, H आपको हो गया 10। यहाँ पे सारा वैल्यू मैंने डिनोट्स कर दिया है, उनको अब सॉल्व करते थे। ये हो गया 40 प्लस 40 में से 46 को घटाइएगा 4 होगा, 4/20 इंटू 10। अब 10 के टेबल में 22 बार में आता है, तो 2 से फिर 4 को काट देंगे, 2 2 जा 4। इस तरह से 40 प्लस 2 आपको फाइनल आंसर हो गया 42। यानी तो इस क्वेश्चन का जो मीडियन था हमने निकाल लिया, और जो है सॉरी मीडियन कितना आ गया आपको? 42 आ गया। इससे पहले मैंने मीन निकाल दिया, वो कितना था? आपको 40.7 था। तो इस तरह से हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको 33 के बारे में बताने वाला हूँ। 33 में जो है 2 क्वेश्चन हैं। तो 33 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, 33 का ए पार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए 33 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? साइड्स AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR। यानी क्या कहता है दोस्तों? आपको एक ट्रायंगल ABC है। चलिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हम ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, और दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा कर रहा है PQR।
तो हम एक दूसरा ट्रायंगल कर लेते हैं दोस्तों, आपको PQR, ठीक है, जिसमें कि कह रहा है कि AD जो है मीडियन है ट्रायंगल ABC का। तो मान लीजिए यह जो है AD हमारा हो गया मीडियन, ठीक है, AD हो गया हमारा मीडियन ABC ट्रायंगल का। उसी तरह यहाँ पर जो है दोस्तों आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि PM जो है वह मीडियन है ट्रायंगल किसका, PQR का। तो आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए दोस्तों हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें पहले जो गिवन है वह नोट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इन विच, इन ABC, ट्रायंगल ABC इन लिख देते हैं विच या वेयर, गिवन इन ट्रायंगल ABC वेयर AD इज द मीडियन। पहले हमें जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, AD इज द मीडियन है, ठीक है। उसी तरह आपको क्या है, ट्रायंगल PQR वेयर PM इज द मीडियन, PM इज द मीडियन। हमें जो पहले गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या बोलता है कि AB का जो AB है, AB जो साइड्स है, AB यह हमें दिया हुआ है, AB साइड्स जो है वह PQ के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। फिर आपको दूसरा बात क्या कर रहा है, ये जो BC है वह हमें, BC जो है वह QR के रेशियो में, मतलब ये आपको साइड्स का प्रोपोर्शनल बोला है, क्वेश्चंस में हमें बोला है कि AB जो है PQ के रेशियो में, उसी तरह BC जो है QQ, यानी BC जो होगा वह QR का जो होगा, यानी ये सारे जो है साइड्स प्रोपोर्शनल है। और तीसरी जो बात है वह क्या है, आपको AD इक्वल टू PM, यह सारे जो है हमें गिवन है, यह सारे चीज जो है हमें क्या है दोस्तों, गिवन है, ठीक है। तो हमने नोट कर लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें प्रूव करना है क्या, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो हमें जो प्रूफ करना है उसे हम क्या कर लेंगे, तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। तो चलिए अब हम जो है यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रूफ में लिखेंगे क्या, प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहला नंबर, सिंस, देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंस AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो चलिए AD अगर मीडियन है ट्रायंगल ABC का, तो मीडियन का आप बेस पे आप चलिए, तो बेस पे चलिएगा तो यानी इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो कि BD इक्वल टू, यानी ये जो AD मीडियन है वह BD और CD यह दोनों को इक्वल भाग में बांटेगा, इक्वल टू, या आप यह भी लिख सकते हो हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC, यानी BC का आधा कर देता है कौन, मीडियन। उसी तरह हम लिख सकते हैं सिमिलरली क्या लिख सकते हो, PM इज द मीडियन, PM इज द मीडियन, ये जो PM है वह मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, उसी सॉरी PQR, ठीक है। तो यानी आपको उसी तरह लिखना है, सिमिलरली PM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। जब इसका है तो उसी के उस बेसिस पर आप क्या लिख सकते हो कि QM, यह जो QM और यह जो MR होगा वह इक्वल होगा, और इसी को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ QR, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इन सभी चीजों को नोट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन है वहां पे चलते हैं, गिवन दैट, हमें जो गिवन है यह हमें गिवन है, तो ये सारी चीज हमें गिवन है, तो इसके आधार पर आप देखना यह क्या होगा दोस्तों, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर समझना दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं इसके आधार पर ध्यान देना, यह AB बाय PQ अपॉन BC। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, हमारा जो BC है, ये BC है, क्या ये जो यहाँ पर हमारा BC है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो हमारा BC है, क्या ये जो हाफ है, यहाँ पर जो हाफ है इसको डबल लिख सकते हैं, यानी BD का डबल हो सकता है, यानी हम BC के जगह पर ध्यान देना, ये BC जो है, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो BC है
ये हाफ है, यानी इधर आके ये क्या होगा, डबल होगा, यानी BC जो होगा BD का डबल होगा, यानी ये जो BC है वह BD का डबल होगा, यस होगा। तो यहाँ पर हम डबल ऑफ BD लिख सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पर देखो, क्या QR जो है वह QM का डबल होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, QM का डबल होगा, इक्वल टू AD अपॉन PM। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यह कैंसिल हो गया, इसको जो है एक लाइन और यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, हमारा जो आया है उसे लिख लेते हैं। हमारा आया AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM, BD बाय QM इक्वल टू AD बाय PM। इसे हम मान लेते हैं अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमें जो गिवन था AB बाय PQ, BC बाय QR, AD बाय PM लिख लिया। अब BC को, क्या BC को हम लिख सकते हैं BD का डबल है, वही लिखे हैं। क्या QR को हम लिख सकते हैं QM का डबल है, तो वही चीज लिख दिया। 2 2 कट गया, तो अब बच गया हमारा AB बाय PQ, BD बाय QM, AD बाय PM। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, AB बाय PQ और यहाँ पर देखना BD, ये जो BD है वह QM के रेशियो में, और यह AD जो है वह PM के रेशियो में, सभी रेशियो में। यानी यह ट्रायंगल, इसके बेसिस पर ये देखिए, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप लिखेगा हियर three sides are proportional, ठीक है। तो यानी आप क्या कह सकते हो कि 3 साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 3 साइड्स आपको प्रोपोर्शनल हो गए, तो जब 3 साइड्स आपको प्रोपोर्शनल होंगे तो उसके आधार पर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल, यहाँ पर जो होगा ट्रायंगल, आप क्या कह सकते हो, ABD सिमिलर हो जाएंगे, ABD सिमिलर हो जाएंगे क्या, ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर हो जाएंगे। जब यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके बेसिस पर आप क्या कह सकते हो कि उसके एंगल भी जो होंगे आपस में सिमिलर हो जाएंगे, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्यों, तो CPST कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप कह सकते हो, यानी CPST यानी जो है इसका जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे वह सिमिलर ट्रायंगल के आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यानी आपको जो है दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर जो है सिमिलर, यह ट्रायंगल आपको सिमिलर हो गया, तो उसके क्या कह सकते हैं कि उसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है, चलते हैं उसमें, प्रूफ में जिसे करना है उसमें चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC आपको एंड ट्रायंगल PQR, इस दोनों को आपको करना है सिमिलर, तो इस दोनों ट्रायंगल में हम अब चलते हैं। तो अब चलिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में देखते हैं क्या आपको जो है दिया हुआ है, क्या AB जो है PQ साइड्स के प्रोपोर्शनल में है, यानी AB जो है PQ के अपॉन में होगा। उसी तरह आपको देखिए BC, आपको जो होगा BC, यह जो BC है वह QR के इक्वल है, यह हमें गिवन ही था। दूसरी बात आप क्या देखते हो कि एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल हो गया, तो यह दोनों उसी का एंगल है। किसका एंगल है, ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल PQR का। तो यह दोनों क्या है, ट्रायंगल का एंगल है B और Q। तो यानी इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, यानी बाय आप कह सकते हो क्या कि आप कह सकते हो SAS सिमिलरिटी से आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो होंगे सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQR का। यही आपको प्रूव करना था। तो दोस्तों आप इसे क्या करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। का बी पार्ट के बारे में बताऊंगा। 33 का बी पार्ट देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन में, थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। पहले हमने क्या किया, ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। देखना ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, जिसमें कि क्या कह रहा है कि CD पर जो है M आपको मिड पॉइंट है। यहाँ पर कह रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड
सी डी। चलिए सी डी पर हमने मिड पॉइंट एम ड्रॉ कर लिया और इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, द लाइन बी एम, ये लाइन बी एम जो है यानी बी को एम से मिलाए, इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी, यानी ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, वह पॉइंट है एल, एल पे कर रहा है। एंड ए डी को जो है प्रोड्यूस जहां पे करते हैं बढ़ाते हैं वो ई पॉइंट है, और यह जो है यानी यह प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ए सी जो है यहाँ पर ध्यान देखिए, ए सी को इंटरसेक्टिंग कर रहा है एल पर। तो आपको प्रूव करना है क्या, ई एल, आपको जो प्रूव करना है वो देखिए, आपको प्रूव्ड जो करना है, प्रूव डेट, आपको जो प्रूव करना है उसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। प्रूव डेट ई एल इक्वल टू बी एल, यानी ई एल जो है वह बी एल का डबल होगा। आपको यह प्रूव करना है कि यह जो ई एल है वह बी एल का डबल होगा। ये बी एल जो होगा वह ई एल का, यानी सॉरी ये बी एल का डबल होगा ई एल। तो चलिए, तो कहने का मतलब इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करने से पहले हमें सबसे पहला नंबर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। आपको जो है ये देखिए बी एम सी, और आपको जो ये ट्रायंगल है, आपको जो है यह जो ट्रायंगल है, क्या कौन सा ट्रायंगल है, तो आप कह सकते हो डी एम ई, यानी इस दोनों ट्रायंगल को, यह जो ट्रायंगल है यानी बी एम सी, देखिए यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करके, हम जो रफ फिगर ड्रॉ करके उससे समझाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान देना, यह जो हमारा ट्रायंगल है यानी यह जो इस तरह से हमारा है बी, देखना हमारा जो ट्रायंगल है इस तरह से, एक ट्रायंगल यह हो गया, और इसके ऊपर जो है आपको जो ट्रायंगल है वह जो हो गया इस तरह से है, ठीक है। तो इसे हम क्या करना, कुछ देखिए हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऊपर में आपको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। तो यानी आप जो है जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो ट्रायंगल है वह इस तरह से है, एक ट्रायंगल इस तरह से है। तो इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसे हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यह हमारा जो ट्रायंगल है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यानी यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का नाम आप दे दो बी सी एम है यहाँ पर, और यहाँ पर है डी ई है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को हम पहले कर लेते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो चलिए कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, अब आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर आप यहाँ पर ध्यान देना, यह ट्रायंगल, यह एंगल और यह एंगल क्या आपस में इक्वल होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि यह दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी दिस एंगल, देखना यहाँ पर ध्यान देना, आपको जो है यानी इस ट्रायंगल में चल दो, एक ट्रायंगल आपको हो गया बी एम सी हो गया, और दूसरा आपको हो गया डी एम ई, ठीक है। तो इस दोनों में आपको देख रहे हो कि यह ट्रायंगल, यह एंगल और यह एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यानी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यह एंगल आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो एम है, हमें क्वेश्चन में बोला है क्या मिड पॉइंट है, तो एम मिड पॉइंट है, तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हो, एम डी इक्वल टू एम सी हो जाएगा, ठीक है। यानी डी एम इक्वल टू एम सी होगा, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है, चूंकि यह एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का ये देखिए, यानी आप कह सकते हो कि यह जो लाइन है, यह जो लाइन, ध्यान देना, आपको जो होगा यह पैरेललोग्राम है, यह देखिए क्या आप इसके आधार पर कह सकते हो, यह दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यह लाइन और यह लाइन जो है आपस में पैरेलल होंगे, और यह ट्रांसवर्सल है, तो उसके अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। तो इस तरह से आप दो ट्रायंगल में को आप सिमिलर कर दिए, क्योंकि इसमें आपको दो एंगल हो गए और एक आपको साइड हो गए। तो दो एंगल और एक साइड आपस में, अगर तीनों आपस में इक्वल है, तो इसके आधार पर आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपको कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चलिए हम उसी बात को लिखेंगे। सबसे पहला नंबर हम चलते हैं दोस्तों, इन ट्रायंगल, आप चलो इन ट्रायंगल, चलो इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल आप क्या लोगे, डी एम सी में, ठीक है। तो ट्रायंगल डी एम सी, डी एम ई, सॉरी डी एम ई, दोनों ट्रायंगल को आप कर लो क्या, कॉन्ग्रुएंट कर लो। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे किया आपको पता चल गया। सबसे पहला नंबर आपने क्या कहा,
ये जो ये जो है वर्टिकल अपोजिट आपस में इक्वल है, तो इस एंगल का नाम क्या दोगे, BMC। एंगल BMC ये हो गया इक्वल टू DME। एंगल DME रीजन में क्या लिख दोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शॉर्ट में मैंने लिख दिया VOA, मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दूसरी बात आप क्या लिखोगे, DM इक्वल टू, या सॉरी MD लिखना है आपको। MD इक्वल टू MC, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। M जो है मिड पॉइंट है, यह हमें गिवन है, हम अपने मन से नहीं कर रहे। M इज द मिड पॉइंट है, ठीक है, M हमारा मिड पॉइंट है, तो इसके आधार पर आप कह सकते हो MD इक्वल टू MC। और तीसरा बात आपको क्या बताए थे, यह BC और DE देखिए, चूंकि हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम में यह इसके पैरेलल होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए AD को ही बढ़ाया गया है, AD का ही प्रोड्यूस करके DE खींचा गया है, तो यानी यह पैरेलल है, तो यह भी आपस में पैरेलल होंगे। तो इसके आधार पर यह और यह आपस में पैरेलल है, और यह लाइन ट्रांसवर्सल है, तो इसके आधार पर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो यानी आप इसको कह सकते हो BCM एंगल BCM इक्वल टू EDM एंगल EDM। इसके आधार पर तो आप कह सकते हो क्या, बट यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने शॉर्ट में लिख दिया AIA, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस बेसिस पर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल BMC आपको जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, BMC कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल DME। कैसे हो गए आपको पता चल गया, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, आपको कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि जब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में इक्वल है, तो उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि BC इक्वल टू DE होगा। इसके आधार पर आप कह सकते हो BC इक्वल टू DE। कैसे, तो CPCT से। यहाँ पर आप रीजन लिख देना, रीजन क्या लिखोगे, आपको क्या है इसका रीजन क्या लिखोगे, तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। ASA दो एंगल हो गया और एक साइड हो गया, तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर राइट डाउन करना पड़ेगा कि आपको ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपको हो गए क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके आधार पर आप कह सकते हो DE इक्वल टू BC होगा। कैसे, CPCT से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, क्या AE जो है, यहाँ पर ध्यान देना, यह जो AE है, AE को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। आप AE को क्या लिख सकते हो, AD प्लस DE। और यहाँ पर ध्यान देना, AD जो होंगे वह BC के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यह पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके आधार पर आप AD को BC के इक्वल लिख सकते हो, AD को BC के इक्वल लिख सकते हो, और DE जो है वह भी BC के इक्वल है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि AD इक्वल टू BC। रीजन में क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और दूसरी बात आपको जो है DE इक्वल टू BC, कैसे, यहाँ पर आपने प्रूव किया, तो इसके आधार पर यह हो गया 2BC, यानी AE इक्वल टू 2BC अभी हमारा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर लिया। अब चलिए, अब हमें जो प्रूफ करना है वह प्रूफ करना है EL इक्वल टू डबल BL। तो हम ध्यान देंगे EL कहाँ पर है दोस्तों, EL हमारा जो है देखना, यहाँ हो गया EL हो गया, और BL हमारा कहाँ पर है, तो BL हो गया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अब हमें इस दोनों ट्रायंगल को, यानी चलते हैं दोस्तों इन ट्रायंगल, आप कह सकते हो BLC में चलते हैं, BLC एंड ट्रायंगल हमें चलना पड़ेगा किसमें, ध्यान देना, यह इस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, ALE में चलते हैं, यानी ALE में चलते हैं, या आप कह सकते हो ELE दोनों ट्रायंगल में हम चलते हैं। अब दोनों ट्रायंगल में आप देखो, क्या दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, आपको क्या है, सिमिलर है, कैसे नहीं है सिमिलर है, देखिए आप यहाँ पर रफ डायग्राम कर लीजिए। अब रफ डायग्राम में अब देखना, आपको जो है BLC, ध्यान देना, BLC में और आपको ELA में, इस ELA ट्रायंगल में क्या देखते हो, क्या यह ट्रायंगल, ध्यान से देखना, आपको क्या इसके आधार पर कह सकते हो ELA में
यह एंगल और यह एंगल क्या आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे? होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी बात, आप क्या कह सकते हो कि यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? तो अल्टरनेट एंगल से। तो अल्टरनेट एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, यानी इस ट्रायंगल, इस एंगल का आप क्या नाम दोगे? ए एल एम, यानी सॉरी ए एल ई, या कह सकते हो, हाँ ए एल ई लिख सकते हो। ट्रायंगल ए एल ई इक्वल टू एंगल ए एल ई इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या बोलोगे? बी एल सी, एंगल बी एल सी। ठीक है, कैसे? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात, आपको अल्टरनेट एंगल्स तो आप क्या बोलोगे? एल एल बी सी, एंगल एल बी सी इक्वल टू, इस एंगल का नाम क्या बोलोगे? डी ई एम, एंगल डी ई एम। यानी यह कैसे हुआ? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल बी एल सी सिमिलर होंगे। ट्रायंगल बी एल सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल ई एल ए। रीजन में क्या लिखिएगा? ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से दोनों आपस में हो गए सिमिलर। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उसके साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखिए साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब साइड्स को आपस में प्रोपोर्शनल कर लो। तो प्रोपोर्शनल करोगे तो अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं हम बी एल इक्वल टू बी एल अपॉन ई एल। आप बी एल, ये देखो बी एल अपॉन ई एल लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू, उसी तरह इसमें लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो? ध्यान देना, इस दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया? बी एल अपॉन ई एल लिख दिया। उसी तरह हम क्या इसमें बी सी, ध्यान देना, क्या इसे हम लिख सकते हैं? बी सी अपॉन, क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, इस दोनों ट्रायंगल में उसी तरह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी सी अपॉन ई सी लिख सकते, बी सी अपॉन ए ई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, बी एल अपॉन ई एल, तो अब यहाँ पर ध्यान देना, बी एल अपॉन ई एल रहने दीजिए आप, बी एल अपॉन ई एल कुछ नहीं करेंगे। अब देखना, बीसी को बीसी रहने दो, बीसी को बीसी ही रहने दो। क्या ए, देखो यहाँ पर आपको ए इक्वल टू क्या है? टू बीसी है, तो ए इक्वल टू टू बीसी लिखेंगे। ये बीसी बीसी से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा, देखिए टू इसके साथ आ जाएगा, तो यानी ई एल इक्वल टू टू बी एल हो गया। और यही हमें प्रूव करना था। फिर से मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ दोस्तों, आपने क्या किया? पहले BLC, यानी यह ट्रायंगल BLC और यह ट्रायंगल AEL, इस दोनों ट्रायंगल को आपने सिमिलर कर लिया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसके आधार पर हमने क्या किया? ये लिखा BL इक्वल टू EL, और यह जो होगा BC इक्वल टू AE। अब देखिए वही चीज हमने लिखा, BL इक्वल टू EL इक्वल टू BC अपॉन AE। तो अब देखिए BC को BC ही रहने दिए, और आपने यहाँ पर AE का वैल्यू निकाला है 2BC, तो ये BC BC कैंसिल हो गया। तो ये EL अपॉन, ये BL अपॉन EL है, ये 2 इसके साथ इंटू होगा तो 2BL हो गया। और यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, तो हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको क्वेश्चन 34 के बारे में बता रहा हूँ। 34 देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। 34 को हम पहले नोट कर लेते हैं। कहता है 1 + 4, यानी सॉल्व द इक्वेशन फॉर x 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 287। तो आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए x की वैल्यू आप देख रहे हो, ये एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि सम दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होता है वह आप एपी में पढ़े होंगे। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, इससे सारे टर्म्स को निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 1 हो गया, और d जो होगा कॉमन डिफरेंस वो कैसे निकालते हैं? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं। 4 - 1 क्या होता है? आपको 3 हो गया। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देंगे। और जो आपको लास्ट टर्म है वह होता है an, वह an आपको क्या है? x है। और यह जो नंबर ऑफ सभी का जो सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है
वो कितना दिया हुआ है 287। तो हमने क्या किया, सारे को लिख लिया। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 4 माइनस 1 3 हो गया, और an जो हो गया वह an आपको जो हो गया यानी जो सम ऑफ यानी लास्ट टर्म हुआ वह हो गया an x हो गया, और ये इन सभी टर्म का सम दिया वो sn हो गया, वो हो गया 287। अब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब हम सबसे पहला नंबर, चूंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहला नंबर n की वैल्यू पता होना चाहिए। तो n की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या किया, फॉर्मूला को राइट डाउन कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स, Sn मतलब क्या हुआ कि सम जो होंगे टर्म्स के वो होते हैं। तो Sn इक्वल टू n/2 इक्वल टू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं। देखिए Sn हमारा दिया हुआ है 287, n हमें पता नहीं है, n हमें फाइंड करना है। 2 इंटू ए देखिए हमें दोस्तों कितना दिया हुआ है 1, प्लस अब यहाँ पर देखना n हमें निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी आपको कितना निकाले हो 3। हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट कर लिया। जो जो वैल्यू हमारा जो था यहाँ गिवन था उन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में हमने क्या किया, राइट डाउन कर लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यह 2 जो है इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में है, यह 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 287 इंटू 2 होगा, और इधर हमारा क्या बच जाएगा n, यह 2 इंटू 1 2 हो गया, और इसको 3 से इंटू कीजिए तो यह होगा 3n माइनस 3। ठीक है, अब इसे आप 2 से इंटू कर लीजिए, ये होगा 14 16 17 574 हो गया, ये n हो गया। अब इसे आप सॉल्व करोगे, ये 3n 2 माइनस 3 करिएगा तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर 3n और ये माइनस 3 में से 2 गया, माइनस 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, यह होगा 574 इक्वल टू ये हो गया कितना 3n स्क्वायर माइनस n हो गया। अब इन टर्म को उधर कर लेते हैं, तो 3n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस है होगा उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टर्म को उधर कर लिया। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो दोस्तों आपको फैक्टराइज करने के लिए सीखे होंगे फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। रफ में हम कर लेते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 774 574, इसे जब इंटू कीजिएगा तो ये कितना होगा 12, ये 22 15 प्लस 72, तो ये इतना n स्क्वायर माइनस इतना हो गया। तो आप इसका क्या करोगे दोस्तों, इसका आप फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 6 2 जा 12, फिर यहाँ पर इतना हो गया। फिर इसमें आप कितने से डिवाइड करोगे, आप 21 से डिवाइड कर लो, 21 4 जा और 21, यानी आपको जो यहाँ से देखिए फैक्टराइज जो बन गया वो आपको दो फैक्टर बन गया, एक हो गया 42, एक हो गया 41। तो इसे हम आप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3n स्क्वायर। अब यहाँ पर ले लेंगे आप माइनस 40, चूंकि माइनस में ज्यादा वाले को लेना है तो 42 या 22 जब 42 होता है, 42n माइनस 41, n माइनस 574 इक्वल टू 0। आपने क्या किया दोस्तों, कैसे निकाला फैक्टराइज करने का मैं आपको तरीका बता देना चाहता हूँ। जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इंटू कर लेंगे। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म किए तो जो आपको इंटू करने के बाद आएगा उसका फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज करने के बाद जो भी आएंगे फैक्टर्स, उसमें से आपको क्या करना है, दो टर्म को चूज करना है, जिसको मल्टीप्लाई करो तो यह नंबर आ जाए, अगर प्लस या माइनस करो तो यह आ जाए। तो ये देखिए चूंकि माइनस n है तो यहाँ एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा दोस्तों, इस दोनों में कॉमन आएगा आपको 3n, तो यहाँ पर हो गया n माइनस यहाँ पर हो गया 14। ठीक है, इस दोनों में फिर उसी तरह कॉमन क्या आएगा 14 कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 14 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आप ये दोनों को फैक्टराइज करोगे दोस्तों, तो देखिए ये आपको क्या होगा, एक हमारा वैल्यू होगा 3n माइनस 14 1, और दूसरा जो होगा आपको वह होगा n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए यह हमारा 3n माइनस 41 एक बार हम 0 के इक्वल करेंगे, और यहाँ पर n माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे। यह 3n यह माइनस है उधर जाके हो गया प्लस, और यहाँ पर n देखिए एक टाइम्स हो गया 41/3। तो आपको पता है n की वैल्यू कभी भी इंटीजर्स में नहीं होंगे, यानी n की वैल्यू इंटीजर्स में नहीं होंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो
इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको n की वैल्यू कभी भी इंटीजर्स में नहीं होंगे, तो n की वैल्यू ये नहीं होगा। यहाँ पर n माइनस है, इधर जाके हो गया प्लस, तो ये n की वैल्यू 14 हो गया। यानी आपने क्या किया, n की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर an क्या है, x के इक्वल है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि हमें n, यहाँ हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो हम an यानी an है हमारा x, तो an का फॉर्मूला लगा लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर x रख लेंगे, a हो गया हमारा 1 और आपको n हो गया कितना 14, 14 माइनस 1 हो गया और d हमारा कितना है 3 है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस, अब देखिए 14 में से 1 को माइनस कीजिएगा 13, 13 3 जा कितना होगा, 13 3 जा आपको हो गया 39। तो आप यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, तो देयरफॉर हमारा x इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। तो यह आपको x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो x की वैल्यू 40 इज द राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले ले, अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको 5/5 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बताता हूँ 35 आपको देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 35 का ए पार्ट, 35 हमारा क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट देखिए हमें क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two towers and also the height of the other tower. यानी क्या कह रहा है कि आपको जो है एक 30 मीटर हाइट टावर है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। पहले एक हम 30 मीटर हाई एक टावर को ड्रॉ कर लिया, मान लेते हैं यह टावर है, यह हमारा 30 मीटर हाई, ठीक है, यह टावर है। कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इन द सेम प्लेन। क्या कहता है कि एक दूसरा टावर भी है और दोनों का जो है एक ही फुट है, मान लीजिए यह एक ही फुट है, ठीक है, मान लेते हैं यह हमारा एक ही फुट है, इसका नाम ले लेते हैं ए बी, ठीक है। एक टावर है जो कि 30 मीटर हाई है और दूसरी टावर जो है वह जो है क्या कहता है, एक दूसरी टावर है, तो वह पहले वाला टावर जो है वह दूसरे वाले टावर के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो यानी मान लीजिए यह इस टावर के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और दूसरी जो टावर है वह क्या कर रहा है, मतलब एक जो टावर है वह ये जो 30 मीटर हाई जो टावर है वह एक दूसरी टावर है उसके फुट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जबकि यह जो टावर है इस दूसरे वाले टावर के साथ जो है वह 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो चलिए हमने 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया, इसका नाम हम P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं, ठीक है। तो यह है। अब आपको क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, यानी ये जो दो आपको टावर है दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, एंड ऑल्सो हाइट ऑफ द अदर टावर, और दूसरी जो टावर है उसकी आपको हाइट भी बतानी है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला नंबर यह जो डिस्टेंस है दोनों टावर के बीच में मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं ये x मीटर, ठीक है, और यह जी हाइट है दूसरे टावर की वह मान लेते हैं हम h मीटर, मान लेते हैं h मीटर है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर, दोनों डिस्टेंस के बीच का जो टावर है, टावर का जो डिस्टेंस है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर, यानी ए बी इक्वल टू कितना आपने मान लिया x मीटर। मान लेते हैं कि यह ए बी जो है दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस है जिसे हमने मान लिया x मीटर, ठीक है, और इसकी हम मान लेते हैं हाइट है, यानी आप जो मान लेंगे हाइट ऑफ द अदर टावर, हाइट ऑफ द अदर टावर मान लेते हैं, आपने क्या माना, यानी ए क्यू इक्वल टू आपका हो गया h मीटर, ठीक है। और यह जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहे हैं वो लिख लेते हैं पी ए बी, एंगल पी ए बी जो है
वह एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह है क्यू बी ए, एंगल क्यू ए बी इक्वल टू क्यू बी ए जो है वह हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी हमें यह गिवन है, यह हमने मान लिया। ठीक है, यह मान लिया। अब देखिए हमें सबसे पहला नंबर ये जो है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर हमें इस दूसरे टावर की हाइट भी निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहला नंबर ये x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला क्या करेंगे, चलते हैं इन ट्रायंगल PBA में चलते हैं, इन ट्रायंगल PBA में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो या PBA में चलिए, तो या सॉरी PAB में चलते हैं, PAB ट्रायंगल में चलेंगे, PAB में। तो अब आपको क्या है पता है, देखिए यह है बेस, यह है हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पर पहले टावर की यह बेस हो गई और यह आपको क्या हो गई, उसकी हाइट होगी। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा आपको, 10 60 डिग्री इक्वल टू आप क्या लिखोगे, PB अपॉन AB। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, 10 60 की वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर लिख लेंगे √3। PB हमारा कितना दिया हुआ है, PB हमारा दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 30 मीटर। और AB जो है दोस्तों, AB आपको कितना है, x है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे x। तो अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेगा, ये √3 इधर आ जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये होगा 30 √3, अब बाय नीचे में √3/3, ये हो गया 10। यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया 10 √3, आपने x की वैल्यू निकाल लिया 10 √3 मीटर निकाला। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने 10 √3 निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे में चलते हैं इन ट्रायंगल। अब इस बार हम चलेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे, QBA में चलते हैं। ठीक है, QBA में चलेंगे, तो QAB में चलेंगे तो उसी तरह इसमें हम लगाएंगे 10 30 डिग्री लगाएंगे। क्यों 30 लगाएंगे, क्योंकि हमको यह फाइंड करना है और यह उसकी बेस है। तो चलिए, तो यानी हम लगाएंगे 10 30, तो 10 30 इक्वल टू आप लिखिएगा QA अपॉन आप लिखोगे AB। अब यहाँ पर देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपको, 1/√3 होता है, 1/√3 लिखेंगे। और QA आपने क्या माना है, H माना है, तो H लिख लेंगे। और AB की वैल्यू, आपने AB की वैल्यू को फाइंड कर लिया, AB की वैल्यू क्या है आपको 10 √3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 √3। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, तो ये देखिए यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर होगा, देखिए ये इसके साथ इंटू होगा, तो 10 √3 बाय हो गया √3 अपॉन H। अब ये √3 कैंसल, तो H इक्वल टू हमारा आ गया, H इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, हमारा 10 मीटर आ गया। तो हमारे को जो क्वेश्चन में पूछा था, अब उस क्वेश्चन का हम आंसर लिख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, दो टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस था वह आपने माना AB। तो AB इक्वल टू कितना आ गया, AB इक्वल टू यानी x माना था, तो x की वैल्यू हो गया 10 √3 मीटर हो गया। और पूछा था हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर दोस्तों आपको कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर वह आ गया आपको कितना, 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर हो गया, तो यानी इस तरह से आपका यह दोनों आंसर हो गया। तो आप इस आंसर को राइट डाउन कर ले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इसी का बी पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 35 का बी नंबर पार्ट, बी पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। सेक्शन डी में ही 35 का बी पार्ट, देखिए आपको क्या कहता है। बी पार्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, कहता है एक 100 मीटर हाई टॉप के टावर से a man observed two cars on the opposite sides of the tower with angles of depression 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two cars. Use √3 equal to 1.73. देखिए सबसे पहला नंबर क्या कहता है कि एक जो है 100 मीटर हाई टावर है। तो चलिए मान लेते हैं ये 100 मीटर आपको हाई टावर है। तो 100 मीटर हाइट का एक टावर है
जहां से आदमी ने ऑब्जर्व किया कि दो कार जो है अपोजिट साइड्स हैं और उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 डिग्री है। यानी अब क्या देखिए दोस्तों, यहां पर मान लेते हैं यह टावर है, एक कार इधर है और दूसरा कार इधर है। यानी आपने क्या क्या देखा कि एक कार इधर है, ये मान लेते हैं ये कार एक इधर हो गया और बी कार हम मान लेते हैं इधर है। यानी एक कार और बी कार दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ पे आदमी क्या है, यहाँ से टावर पे से खड़े होके देख रहा है, तो एक बना रहा है 30 डिग्री। तो हम ऐसा करेंगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर यह इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वह दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ठीक है। और यह जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दूसरे का वह है 40 डिग्री, ठीक ना। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वह कैसे होगा, तो ये देखिए यह जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यह है 30 डिग्री। तो यह देखिए दोस्तों, इसको हम ग्राउंड पे एंगल ऑफ क्या करते हैं, कभी भी आपको जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है उसे आप हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन में बदल लेंगे। तो वो कैसे होगा, तो अल्टरनेट एंगल से होगा। यह अगर 30 है तो यह हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और यह देखिए हमारा जो है दूसरा जो हमारा है 40 डिग्री है, 45 डिग्री। तो हम ऐसा करेंगे, इसे यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप क्या कर लीजिएगा, यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। यह था दूसरा 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यह हो गया आपको 45 डिग्री। तो हमने क्या किया, एक कार और यह हो गया बी कार हो गया। यह टावर से वह आदमी दोनों को एक दूसरे के अपोजिट है, यह बनाना है 30 डिग्री। तो इसको अल्टरनेट एंगल से हम 30 डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 45, ये भी अल्टरनेट से 45 और यह टावर है वह है 100 मीटर बड़ा है। तो यह हो गया ए बी, इसमें आप जो है ए बी हो गया अपोजिट साइड में, इसका नाम ले लीजिए पी क्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला नंबर हमने जो किया है उसे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे लेट पी क्यू बी ए टावर, लेट पी क्यू बी ए टावर। पी क्यू एक टावर है, ठीक है, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ जो है कितनी है, लेंथ या हाइट लिख दीजिए, हाइट ऑफ टावर, हुज हाइट इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। हमने क्या किया, पी क्यू बी एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर है और यहाँ पर लिख लेते हैं ए एंड बी आर टू कार्स, ए और बी जो है आपको दो कार्स है। अब देखिए दोनों का जो एंगल है वो हम लिख लेते हैं। एक एंगल आपको क्या है, बी पी क्यू, एंगल हमारा जो है बी ए क्यू, पी ए क्यू जो है वह हमारा कितना है 30 डिग्री है। और दूसरा एंगल पी बी क्यू, यानी एंगल पी बी क्यू जो है हमारा है 45 डिग्री, हमने राइट डाउन कर लिया। तो चलिए अब हमें जो निकालना है वह पूछता है यह दोनों कार के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार इधर से हम ए क्यू निकाल लेंगे और एक बार इधर से हम बी क्यू निकाल लेंगे। और ए क्यू और बी क्यू जब हमारा निकल जाएगा तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो वह डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन टू कार्स का। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, इन ट्रायंगल पी ए क्यू में चलते हैं या पी क्यू ए में चलते हैं, पी क्यू ए में चलेंगे। तो पी क्यू ए में चलेंगे दोस्तों, तो आप क्या देखते हो, यह हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लगाते हैं, ठीक है। तो tan 30 डिग्री लगाएंगे, यानी हम लगाते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री लगाओगे तो आपको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी यह होगा पी क्यू बाय यह हो जाएगा ए क्यू। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। और पी क्यू हमारा कितना है, 100 है और ए क्यू हमें पता नहीं है, तो ए क्यू को निकालना है। तो यहाँ पर ए क्यू हमारा क्या होगा, यह इसके साथ इंटू होगा, तो यह हो गया 100√3 हो गया, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बी क्यू को फाइंड करते हैं। तो बी क्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चलना पड़ेगा, इन ट्रायंगल आपको पी क्यू बी में चलना पड़ेगा, पी क्यू बी में चलते हैं। किस में चलेंगे, तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी में चलते हैं, ठीक है। तो पी क्यू बी में आप चलोगे तो आप यहाँ पर ध्यान देना, पी क्यू बी में चलोगे तो आप उसी तरह लगाओगे क्या, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री लगाओगे तो उसी तरह होगा आपको पी क्यू बाय
QV होगा। ठीक है, तो PQ बाय क्या हो जाएगा आपको QV होगा। तो अब देखिए 1045 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको 1 होता है। PQ आपको कितना है 100 है और QV हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से QV जो होगा वह हो जाएगा आपको 100 मीटर, 100 हो गया, यह 100 हो गया, ये 100√3 हो गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना था AB के बीच में। ठीक है, तो अब हमको जो फाइंड करना है, अब हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू आप क्या लिखोगे AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ लिखोगे या QV लिख दो। अब देखो आपको AQ है 100√3 है और आपको QV क्या है 100 है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अब आप क्या करोगे दोनों में आपको 100 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 100 कॉमन ले लेंगे, 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा √3 और यहाँ पर +1 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए √3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.73 लेना है, तो यहाँ पर 100 इंटू √3 का वैल्यू हो गया 1.73 +1। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100 इंटू होगा 2.73 हो जाएगा। जब आप इसको आप प्लस करोगे तो होगा 2.73, जब इसे सॉल्व करोगे तो होगा 273 मीटर। तो यानी दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा आपको 273 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है 36 के बारे में बताऊंगा। देखिए 36 क्वेश्चन आपको जो है ई सेक्शन है, ई सेक्शन में आपको केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो है 3 केस बेस्ड स्टडी इस सेक्शन में होंगे। तो चलिए पहले 36 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग refers to any teaching methodology that make use of computers for information transmissions. At an elementary school level, computer application can be used to display multimedia lesson plans. A survey was to be done on 1,000 elementary and secondary schools of Assam and they were classified by the number of computers they had. यानी ये सर्वे किया गया है कितने पर, तो यहाँ पर बता दिया गया है सर्वे वाज डन 1000 एलिमेंट्री, यानी आप जान लीजिए टोटल इसमें जो आपको फेवरेबल आउटकम्स है वो 1000 है। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है इसमें। देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ स्कूल्स दिया हुआ है, 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक के जो है 250 बच्चे होंगे। फिर मतलब इस तरह से दिया हुआ है 1 से 10 250 है, 250 है, 11 से 20 200 है, 20 से 50 290 है, 51 से 100 तक 180 है और 101 से अधिक है तो 80 है। तो अब देखिए वन स्कूल इज चूजन एज रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी बताना है जिसमें कि क्या कर रहा है 100 से अधिक कंप्यूटर होगा, 100 से मोर होगा। अब आप देखिए 100 से मोर किसमें है, अब आपके मन में देखिए यहाँ पर देखिए ये 51 to 100 जो है 51 to 100 है, तो यानी इसका मतलब यह क्या हो गया 100 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 51 to 100 है तो आप इसमें 100 नहीं लोगे, आप 100 अगले वाले टर्म में लोगे। किसी भी क्लास इंटरवल में अगर जो नंबर इंड होगा उसमें नहीं आता बल्कि उसके अगले वाले में आता है। यानी अगर 51 to 100 बोला है तो ये नहीं होगा, और ऐसे भी हमें बोला 100 से मोर देन, तो 100 से मोर देन वाला यह हो गया। ठीक है, तो यानी इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आपको देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं 80 हैं, और आपको जो है प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहला नंबर देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी आपको जो निकालना है, प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला आप जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ क्या होगा आउटकम्स। यानी आपको जो होगा, यानी मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ये जो प्रोबेबिलिटी हुआ यानी इवेंट आने की और यह हो गया टोटल, यानी जो इवेंट आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में अभी से यूज करूंगा। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको जो है हमें जो क्वेश्चन बताया गया है उस क्वेश्चन में देखिए पहला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर्स। तो 100 मोर देन 100 यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर
ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स जो होंगे वह क्या है, नंबर ऑफ स्कूल्स मोर देन 100 कंप्यूटर्स, मोर देन 100 कंप्यूटर्स, तो वो कितने होंगे दोस्तों, वह आपको हो जाएंगे 80 होंगे। ठीक है, तो 80 हो गए। अब आपको जो है प्रोबेबिलिटी बताना है, तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में मैं लिखते चलता हूँ, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, अभी तुरंत मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ, क्या होंगे, जो होंगे, जो यानी कि फेवरेबल यानी और टोटल जो नंबर ऑफ स्कूल्स हो गए, यानी ये इवेंट हो गया आपको 80 हो गया, और टोटल जो स्टूडेंट था वह टोटल स्टूडेंट आपको पहले ही बताया गया कितना है, 1000 है, तो 80 अपॉन 1000 कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपको ये 0 0 कैंसल, तो आपका जो आंसर होगा 0.08 हो गया फर्स्ट का आंसर। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए आपको जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला था कि 100 से अधिक जो है कंप्यूटर किस में है, तो 100 से अधिक जो है नंबर ऑफ स्कूल कितना है आपको 80 है, तो 80 अपॉन टोटल जो होगा 1000 है, तो 1000 से आपने कर दिया, 0.08 हो गया फर्स्ट का आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में हम पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा का ए पार्ट, ध्यान देना, दूसरा का ए पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, यानी 50 और उससे जो है 50 से आपको बता रहा है, यहां पर देखिए क्या कर रहा है, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है कर रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, यानी 50 और उससे कम, तो 50 और 50 से कम, देखिए यहां से स्टार्ट होगा 50 और 50 से कम, तो 50 से कम ये हो गया 1 to 10, 11 से 20, 21 से 50, तो यहाँ पर हम टोटल पहले यहाँ पर जो है हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल 50, नंबर ऑफ स्कूल्स 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ स्कूल्स 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, तो जो भी होंगे वहां पर आप इसको कर लीजिए। तो नंबर ऑफ स्कूल 50 और फ्यूअर कंप्यूटर्स, तो यानी ये जो होंगे आपको क्या होंगे, 250 होंगे प्लस 200 होंगे प्लस 290 होंगे, तो आप इन सभी को प्लस कर लीजिए, इन सभी को प्लस कर लीजिए, तो टोटल कितना होंगे 0, और ये देखिए 9 4, ये हो गया 14, ये 2 2 4 प्लस 2 6 1 7, तो यानी 740 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट जो होंगे बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो गए आपको हो गए 750, और टोटल जो आपको स्टूडेंट है वह कितना है आपको 1000 है, तो 1000 से डिवाइड कर लोगे, तो अब ये खत्म हो गया, इसे सॉल्व करिएगा तो होगा 0.74, यानी आपको क्या हो गया, सेकंड का ए पार्ट निकल गया। अब चलिए इसी में सेकंड का बी पार्ट निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए सेकंड का बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर, यानी 20 से आपको जो है मोर देन नहीं होना चाहिए, तो 20 से मोर देन यहाँ पर 19 तक आएगा, तो अब आप क्या करोगे, नो मोर देन, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नो मोर देन 20 कंप्यूटर्स, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यानी ये दोनों होंगे, तो इस दोनों का प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नो मोर देन 20, नो मोर देन 20, तो अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, तो ये दोनों आपको प्लस हो जाएंगे, तो 250 प्लस ये हो जाएंगे 200, यानी हो जाएंगे आपको कितना 440 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें बताना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ टोटल जो होंगे आउटकम्स होंगे, तो चलिए यहाँ पर हो गए 450 बाय टोटल है कितना 1000, तो यह 0 0 कैंसिल, तो यह हो गया 0.45, ठीक है, तो बी का भी आंसर हो गया। अब आपको देखिए इसी में थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, तो सेकंड में आपको 2 पार्ट था, दोनों हो गया। अब थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल हैज चूजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स, 10 और उससे कम,
तो यहाँ पर 10 और उससे कम कितना हो जाएगा आपको 250 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी जो होंगे वह यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, जो यहाँ पर कह रहा है क्या 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर्स, 10 और उससे कम, तो ये हो जाएंगे 250। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 10 से कम बोला है तो यानी ये हो गया 250 बाय टोटल कितना है आपको क्वेश्चंस में ही दिया हुआ था 1000, तो यहाँ पर होगा 1000, तो 250 बाय 1000 कर लीजिए, तो ये 0 कैंसिल यानी 0.25। इस तरह से आपको केस बेस्ड स्टडी जो था पहला, उसका सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट इसी का केस स्टडी सेकंड बताऊंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 37। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन 37 के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 हमारा क्या कहता है, उस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 देखिए क्या कह रहा है, कहता है क्वेश्चन हमारा, इन ए एनुअल डे function of a school, the organizers wanted to give a cash prize along with a memento to their best students. Each memento is made as shown in the figure and its base ABCD is shown from the front side. The rate of silver plating is Rs 20 per centimeter square. अब देखिए इस आपको ये फिगर ड्रॉ किया हुआ फिगर हमने बना दिया है। अब इसके आधार पर आपको कहता है बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसका आंसर का जवाब देना है। देखिए आपको क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वह कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCA। आपको सबसे पहला नंबर आपको एरिया ऑफ निकालना है ओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OADCA, ठीक है, ODCO यानी आपको एरिया निकालना है। तो आप सबसे पहला नंबर यहाँ पर ध्यान देना, ODCO यह क्वाड्रेंट है, यानी आप एरिया ऑफ सेक्टर कहते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, θ/360 इंटू πr²। तो यानी अब यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर लिखते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ODCO। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। अब आप यहाँ पर देखो यह जो है हमारा एंगल कितने का बना है, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया है ये 90 डिग्री का है। यह जो है इस तरह से बना है, यानी 90 डिग्री है, तो यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया 90। तो 90/360 डिग्री इंटू πr²। यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री बनाया हुआ है, तो यानी और यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू आप 22/7 रखो, और आर जो है आपको ROC जो है वह है 7 cm, यानी आर हो गया 7 × 7 कर लो। अब आप इसे सॉल्व करोगे, फिर से देखना फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ यहाँ पे क्वाड्रेंट ODCO वाला है, यानी θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू हो गई 90, 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा गिवन है 7, तो 7 × 7। अब ये क्या हुआ 94 जा 60 हो गया, यह 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पर हो गया 11। तो अब चलिए 11 7 जा कितना हो गया 77/2, तो यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट का आंसर हमारा निकल गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी अब आपको इस ट्रायंगल AOB का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले हमें देखिए यह 90 डिग्री बनाया है, यह मान लीजिए आपको बेस है, इस पर भी 90 डिग्री है, मतलब ये हाइट है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर देखिए इस तरह से है, ये देखिए इस तरह से और ये इस तरह से, यानी यह हो गया आप बेस हो गया और यह हाइट हो गया। तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। तो पहले हम बेस ज्ञात कर लेते हैं, यानी बेस जो होगा, बेस यानी आप कह सकते हो OA। तो OA को आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, बेस जो हमारा हो गया वह OA हो गया, बेस हमारा OA हो गया, तो OA को क्या लिखोगे,
यह होगा OD प्लस आप लिखोगे DA, OD प्लस DA। अब आपको देखना है यहाँ पर यह जो OD है यह भी है हमारा 7 cm, चूंकि यह रेडियस है तो यह हो गया, यह रेडियस 7 है तो यह भी 7 होगा, तो 7 प्लस 3 वह कितना हो गया आपको 7 प्लस 3 हो गया 10 cm। उसी तरह आपको हाइट निकालना है दोस्तों, तो हाइट जो है हाइट आपको क्या हो गया, हाइट हो गया OB, तो हाइट उसी तरह क्या होगा आपको OC प्लस BC या CB लिखिए, तो यह भी आपको हो गया 7 प्लस 3, तो यह भी आपको हो गया 10 cm हो गया। तो दोनों आपको क्या हो गया, बेस भी 10 हो गया और हाइट भी हो गया 10 हो गया। तो अब चलिए हम हमारा जो पहला है क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोला है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालना है, तो AOB निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो आप लिखोगे हाफ इंटू बेस, बेस उसका हो गया OA और हाइट हो गया आपको OB। अब चलिए दोनों की वैल्यू को हम रख लेते हैं, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10, ये आपको कट लीजिए, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आपको हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। तो आपको फर्स्ट और सेकंड निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। थर्ड में कहता है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ABCD, यानी यहाँ पर जो शेडेड किया गया है इसमें कितना खर्च होगा, इसका कितना कॉस्ट होगा वो बताइए। तो आप यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अब आप समझना इस बात को, हमें जो है इतना यह जो हमारा इतना शेडेड पोर्शन है वह कैसे निकालोगे। आप क्या देख रहे हो कि अगर हम इसे रफ स्केच करते हैं तो यह हो गया आपको ट्रायंगल और यह हो गया सेक्टर, यानी इस पूरे ट्रायंगल में से अगर इस सेक्टर को हम माइनस कर देंगे तो यह हमारा निकल जाएगा शेडेड रीजन निकल जाएगा। यानी क्या करेंगे, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर इस जो है सेक्टर को एरिया को माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड। देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शैडो पार्ट ABCD। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ABCD। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ABCD कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपको OAB हो गया, या AOB लिख लो, AOB माइनस एरिया ऑफ आपने क्वाड्रेंट निकाला है कितना ODC, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO। ठीक है, तो अब चलिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB आपने निकाला है 50 और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODC निकाला है 38.5। आप इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा तो यह 5 और यह हो जाएगा आपको 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालना है और यहाँ पर देखिए कॉस्ट जो है रेट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग है 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, तो आप क्या करना इसमें 20 से इंटू कर देना, 11.5 इंटू 20, ये हो गया आपको 10, ये हो गया 22 प्लस 3, यानी इतना हो जाएगा 230 रुपीज हो जाएंगे। आप इसको इंटू कर लोगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 11 2 जा 22 प्लस 1 23 हो गया, यानी 210 रुपीज, ये रुपीज का साइन है, तो यह हो गया आपको 230 हो गया। ठीक है, सॉरी, तो आप इसको इंटू कर लेंगे 230 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में जो है आपको बी पार्ट, थर्ड का ये ए पार्ट था, अब थर्ड में बी पार्ट देखिए हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD। अब आपको ये जो आर्क CD है इसकी लेंथ हमें बतानी है, तो अब लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क CD, तो यानी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है आपको पता होगा, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो अब आप क्या कीजिए, थीटा हो गया 90/360 डिग्री इंटू
2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और आर जो है आपको, आर भी आपको 7 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 9 4 जा 36 हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4, और 2 से इसको कट कर लीजिए, तो इस तरह से हमारा हो गया 11 सेंटीमीटर। तो यानी आपको आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क जो हो गया वह हो गया 11 सेंटीमीटर। तो आप इन सारे क्वेश्चंस का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 केस बेस्ड स्टडी तीसरा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इन ए कॉफी शॉप, कॉफी आर सर्व्ड इनटू 2 टाइप्स ऑफ कप्स। One is cylindrical in shape with diameter 7 cm and height 14 cm, and the other is hemispherical with diameter 21 cm. Based on the above, answer the following question. Find the area of the base of the cylindrical cup. अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कहता है, एक पहले समझिए, कहता है कॉफी शॉप में 2 प्रकार के कप होते हैं। एक कप जो है सिलेंड्रिकल है और दूसरा हेमिस्फेरिकल है, और जिसकी इसकी जो है, जो सिलेंड्रिकल है उसकी डायमीटर 7 cm और हाइट 14 cm है, जबकि हेमिस्फेरिकल जो है उसकी डायमीटर है 21 cm। ठीक है, तो यह हो गया आपको सिलेंड्रिकल। यह जो है आपको पहला जो है वह है सिलेंड्रिकल कप, और दूसरा जो आपको है वह है हेमिस्फेरिकल कप। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल कप है। तो यह 2 टाइप के कप होते हैं जिसमें कि आपको कॉफी दिया जाता है। तो अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल है। तो अब देखिए यह जो सिलेंड्रिकल है इसका एरिया ऑफ बेस निकालना है। पहला क्वेश्चन हमारा है एरिया, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। तो चलिए सिलेंड्रिकल कप का हम एरिया निकालेंगे, बेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहला नंबर पता होना चाहिए कि देखिए यह जो है आपको, यह आपको सिलेंडर है। तो सिलेंडर में जो आपको बेस होंगे वह कैसा होते हैं, देखिए सिलेंडर का जो बेस होते हैं वह क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर। यानी सिलेंड्रिकल में जो बेस होते हैं वह सर्कल होते हैं, तो इसलिए एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कप होगा, फॉर्मूला होगा जो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या हो गया 22/7 इंटू, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर D1 है तो इसको आप R1 में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर D2 है, इसको मान लेते हैं R2। ये जो D2 माने हैं वह आपको हेमिस्फेरिकल का डायमीटर है, तो इसको भी आप 21/2, क्योंकि आपको पता है रेडियस जो होता है वह हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो डायमीटर है वह 7 है, तो रेडियस क्या होगा आपको 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 2 से, अब यहाँ इसको कट कर लीजिए, 2 11 जा कितना होगा, 2 11 जा हो गया 22। अब इसको इंटू कीजिए तो 77/2, यानी आप इसको कह सकते हो 77/2 या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर आपको हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है सेकंड का पहला पार्ट जो है वह कह रहा है आपको व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप। कैपेसिटी का मतलब होता है वैल्यूम, तो वैल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, तो वैल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम जो है लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द, यानी यहाँ पर लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप। तो हेमिस्फेरिकल कप, तो अब आपको पता, देखिए दोस्तों ये जो कैपेसिटी होता है इट मींस वॉल्यूम हुआ, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल क्या होता है आपको 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू होता है किसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो चलिए 2/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे
और आर जो है इसका देखिए हेमिस्फीयर का जो आर है वह आपको कितना है 21/2, तो यहाँ पर 21/2 3 टाइम्स क्यूब है तो 3 बार लिख लेंगे, तो 21/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले नंबर 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में, यह 3 से 3 कैंसिल, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह 2 से 11 हो गया। तो अब आपको ऊपर में बच गया 11 इंटू 21 इंटू 21 क्या होता है 441/2। अब क्या कीजिए, इसे आप डिवाइड कर लीजिए, तो 11 इंटू 441 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप देखिए आ गया 4851/2। अब आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो यह होगा 24 और ये 25.5, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटी निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फिर चलिए अब इसी में देखते हैं हम, इसी में हमारा दूसरा पार्ट क्या कहता है फाइंड द, इसी का और पार्ट में कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप। अब यहाँ इसी में बी पार्ट में देखिए कह रहा है सिलेंडर का क्या होगा, ये हम हेमिस्फीयर का निकाले हैं, अब सिलेंडर का निकालेंगे। तो चलिए, तो द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप, तो अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कैपेसिटी का मतलब दोस्तों आपको मैंने क्या बताया, वैल्यूम। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप, तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर R1 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर R2 लिख लो आप। ठीक है, जो आपने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 R1 जो है आपको कितना दिया हुआ है, तो 7/2 स्क्वायर है, तो इसको 2 बार इंटू कर लीजिए, 7/2 और हाइट देखिए इसकी कितनी दी हुई है 14, तो 14 लिख लिए। ठीक है, फिर से देखना, पाई 22/7 हो गया और R हो गया 7, तो 7, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है तो 7/2 2 बार करेंगे, और H हमारा जो है 14 है, 14 लिख लिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे यह 7 कैंसिल हो गया, और ये देखिए 7 कैंसिल, यह 2 से 11 टाइम्स में हो गया, ये 2 से 7 टाइम्स में हो गया। तो अब इन सभी को इंटू कीजिए, तो 11 इंटू 49, तो 11 इंटू 49 कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 539 हो जाएगा, 539 यानी 49 ये हो गया 9, ये हो गया यानी 539। चूंकि कैपेसिटी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी दूसरा का बी पार्ट का ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। तो चलिए अब तीसरा जो क्वेश्चन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हमें सिलेंड्रिकल कप पूछा है, तो लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंड्रिकल कप, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल कप। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल क्या होता है, वह होता है आपको 2πRH होता है। तो अब आप क्या कीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और R देखिए सिलेंडर का कितना है आपको 7/2 है, तो 7/2 हो गया, और हाइट आपको 14 है, 14 रख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सारे वैल्यू को रख दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, यह 2 से 2 कैंसिल, यह 7 से 7 कैंसिल, तो अब आप इस दोनों को इंटू कर लीजिए, 22 इंटू 14 करते हैं तो 14 करेंगे, ये हो गया 88, यहाँ पर बच गया 8, तो यहाँ पर हो जाएगा यह होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं उन्हें क्या हो, ये PYQ जरूर कीजिए, क्योंकि PYQ आप अगर करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा और आपको स्किलता आएगी, तो आप इसको जरूर करें। दोस्तों थैंक यू।